नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2024 के आम चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी। विपक्ष की 26 पार्टियां इंडिया नाम के नए गठबंधन के ऐलान के साथ ही मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। उधर सत्तारूढ़ एनडीए ने भी 4 साल बाद अपनी पहली बड़ी बैठक में उस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। एनडीए के साथ बीजेपी के साथ साथ 38 पार्टियां हैं। इसके अलावा कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो न सत्ता पक्ष के साथ हैं और ना ही विपक्ष के मोर्चे में हैं, जैसे कि बीजू जनता दल, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीएस, बसपा और टीडीपी। तो जो नई बिसात बिछी है उसमें विपक्ष मोदी सरकार को कितनी चुनौती देता दिख रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर करेंगे हम विस्तार से बात और सवाल पूछेंगे ये कि क्या विपक्ष की बिसात दे पाएगी मात जब इंडिया और एनडीए की लड़ाई होगी। बहुत सारे सवाल हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंकड़ों से। 2019 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये 2019 में जो सीटें थीं और जो वोट प्रतिशत था वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। ये है लोकसभा 2019 के आंकड़े, जिसमें एनडीए जो उस समय की एनडीए थी, अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदला भी है। जैसे कि मसलन उस समय की एनडीए में जेडीयू 7 थी, अब नहीं है। तो ये सारी चीजें आप प्लस माइनस करके चलिए, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको बताएं तो उस समय की एनडीए में 331 सीट थी एनडीए के पास और वोट शेयर लगभग 40%। इंडिया जो है यानी कि जो उस समय यूपीए था उसकी सीट थी 144 और वोट शेयर 35.3। तो ये हैं लोकसभा 2019 के आंकड़े। अब विपक्षी मोर्चे में शामिल इन पार्टियों और पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी सीटों पर वोट प्रतिशत पर हमने नजर डाली। कुछ पार्टियों का संगठन देश भर में है तो कुछ स्थानीय स्तर पर है। लेकिन अगर हम पूरे देश में वोट परसेंट की बात करें तो जो अब अपने आप को इंडिया कहते हैं उनका कुनबा किस तरीके से, तो पूरे देश में 52 सीट पा करके कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था 19.5%। अब आप जानते हैं कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, पैन इंडिया फुटप्रिंट है, तो पूरे देश में 19.5% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। तो अगर आप पूरे शेयर देश भर में जो वोट परसेंटेज अगर आप उनका देखें, बंगाल में नहीं पूरे देश में, तो वो ये जो 35.3 बनता है इंडिया के कुनबे का वोट प्रतिशत, तो वो उसका 4% बनता है। डीएमके इसी हिसाब से 2.3% बनता है। और आगे बढ़िए आप तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का 0.4% बढ़ता है। लेकिन मैं बार बार यहां पर एक हेल्थ वार्निंग और राइडर दे दूं, ये 2019 के आंकड़े हैं, उसके बाद से बहुत सारा पानी निकला है। अब जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताएगी, दिल्ली में भी स्ट्रांग बताएगी, तो वो उसका असर कितना होगा ये तो आगे देखते बनेगा। लेकिन ये 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात हो रही है। देश भर में वोट प्रतिशत 35.3 में से जेडीयू का 1.5 था। जेडीयू पिछली बार एनडीए में थी, इस बार इधर आ गई है। आरजेडी का 1.1 था और ये जान लीजिए कि सीटें 0 मिली थी उनको। सीपीएम पैन इंडिया पार्टी है लेकिन फुटप्रिंट बहुत कम है, बहुत कम वोट प्रतिशत था 1.8। इसके आगे और आगे बढ़ते हैं, अगर आप यूपीए का ही देखें तो सीपीआई है, फिर पैन इंडिया पार्टी, 2 सीटें मिली लेकिन 0.6% ही आपका वोट प्रतिशत रहा। सीपीआई एमएल 0.1 बिहार में इनका वर्चस्व बताया जाता है। उसके बाद एनसीपी शरद गुट, क्योंकि एनसीपी भी टूट गई तो इनका तो डेटा ही नहीं है। वो डेटा इसलिए नहीं है, पार्टी टूटी हुई है, तो उसको आप इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। शिवसेना यूबीटी, ये भी पार्टी टूटी, तो इस वजह से इसका भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5 सीटें इस गुट की आई थी। समाजवादी पार्टी 2019 में याद कीजिए मायावती के साथ लड़े थे, तो समाजवादी पार्टी को तो 5 सीट मिली, मायावती को 10। और पूरे देश का अगर आप वोट शेयर देखें 35.3 में से सपा का जो योगदान था वो 2.6% का था, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर कांग्रेस का था, लेकिन बाकी सारे दलों का बहुत जरा जेकेएनसी अगर आप देखें यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 0.1% इनका वोट परसेंटेज रहा है। पीडीपी का 0 रहा, यानी कि 35.3 में से जो कि ये इंडिया का कुनबा है वो 0 ऐड किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार है झारखंड में, वो 0.3% हैं इस 35.3 के। आरएलडी
जिसका यूपी में वर्चस्व है 0.2, यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। आरएसपी 0.1, केरल में इनका वर्चस्व रहता है। तो इस तरीके से तमाम पार्टीज हैं, जैसे कि IUML हो गई असम में 0.3, और ये लंबी फहरिस्त है, ये चलती रही। छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका थोड़ा योगदान करके विपक्ष में 35.3% इनका वोट शेयर हुआ। लेकिन आइए अब एनडीए पर नजर डालते हैं, जो इस वक्त की एनडीए है, जिसके पास 39.3% टोटल वोट शेयर था। इससे पहले लेकिन आपको यह बता दें कि इंडिया के दलों की सरकारें कहां कहां हैं। तो राजस्थान में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में। तो इतनी जगहों पर ये इंडिया की सरकारें। लेकिन आइए, जैसे कि हमने बताया, आपको बताते हैं कि एनडीए किस तरीके से अपने आप को देखती है और कौन कौन से दल हैं और उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा है। तो बीजेपी का संगठन जो है वो तो पूरे देश में है, और बीजेपी अकेले जब 303 सीट लेकर के आई लोकसभा में, तो आप देखें उस समय के कुल एनडीए का वोट परसेंटेज था 39.8। अब इसमें से 37.4 अकेली बीजेपी ही ले आई थी, यानी कि बाकी जो दल थे वो महज 2-2.25% शेयर ही लाए, बाकी सब कुछ बीजेपी लेकर के आई। लेकिन बाकी दलों की क्या भूमिका रही एनडीए की जीत में? अब ये है एडीएमके, यानी कि AIADMK, इनका डेटा अवेलेबल नहीं है, उनके आंकड़े अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप देखें शिवसेना, तो वो भी क्योंकि शिवसेना पार्टी अब विभाजित हो गई है, टूट गई है, तो इस वजह से वो आंकड़ा नहीं है। एनपीपी 0.1%, इतना कम कंट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि जब 37 से ज्यादा परसेंट अगर बीजेपी ले आएगी तो बाकी अलायंस पार्टनर जो हैं उनका शेयर आप देखिए कितना कम है, 0.1। एनडीपीपी का, ये सब वो नेडा के सदस्य हैं जो कि अब एनडीए में जिनकी गिनती हो रही है। इसके अलावा एसकेएम, इनका बहुत ही कम योगदान, ना के बराबर योगदान। जेजेपी 2019 के चुनाव में बीजेपी की घटक दल बनी, उनका भी योगदान आपने देखा है। और ये लंबी फहरिस्त है, ये आप देखिए, जैसे आजसू है, उसके बाद आरपीआई है, एमएनएफ है, टीएमसीएम है, ये सब तमाम पार्टियां हैं जो कि एनडीए के घटक दल हैं, जिनका आप योगदान देख रहे हैं कितना कम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि शुरुआत में ही बीजेपी का जो आंकड़ा था वो बहुत बड़ा था। अब बीजेपी क्या करना चाह रही है? अपना दल है उत्तर प्रदेश में 0.2, फिर एजीपी है, फिर एलजेपी पारस, एलजेपी भी टूटी 2 भाग में, निषाद पार्टी, ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनसे गठबंधन अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है विपक्षी एकता के चलते, और उनका ये मानना है कि हम लोग सब संगठित हो जाएंगे और एक साथ आएंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि एनडीए भी वही कर रहा है। और ये जो छोटा छोटा कहीं कहीं जो नैरो मार्जिन वाली सीटें होती है ना, वहां पर ये 5,000 10,000 वोट भी लेकर के जो भी पार्टियां आएंगी, वो एनडीए के खाते में जब जुड़ेगा तो वो जीत मुहैया होगी, वो जीत करार होगी। तो इस तरीके की भूमिका अगर इंडिया निभाना चाह रहा है तो बिल्कुल उसी चाल पर या उससे ज्यादा संख्या बल लेकर के एनडीए भी वही चीज कर रहा है। अब 2024 में इंडिया बनाम एनडीए में विपक्ष की एनडीए को विपक्ष का जो एनडीए को चुनौती है वो क्या है, आपको वो बताते हैं। तो 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनेगी, गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी, अभियान चलाने के लिए सचिवालय बनेगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया नाम के तहत सामूहिक अभियान देश और जनता को बचाने का लक्ष्य है, ये खड़गे ने बोला। बीजेपी क्या इंडिया को चुनौती दे सकती है, ये ममता बनर्जी ने कल अपनी स्पीच में बोल दिया वहां पर इस मीटिंग में। केजरीवाल कहते हैं देश को नफरत से बचाना होगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं जनता तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारत के बीच में है, यानी कि इंडिया का नाम लेकर के वो मैदान में उतरेंगे ताकि एक नैरेटिव बने कि इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ एक इंडिया नाम रख देने से वो बल मिल जाएगा विपक्षी दलों को जिसकी वो उम्मीद रखते हैं? अब उधर तुरंत उसके बाद एनडीए की मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मजबूरी नहीं मजबूती का गठबंधन है एनडीए। एनडीए का विश्वास विकास और जनता के सशक्तिकरण में है। वो कहते हैं वंशवादी और भ्रष्टाचार पर आधारित गठबंधनों से देश को नुकसान है। वो कहते हैं हमने सरकार की आलोचना की
जनादेश का अपमान कभी नहीं किया। कई विपक्षी दलों का काम सिर्फ सरकारी योजनाओं को रोकना है। हमने कभी विदेशी हाथ की मदद नहीं चाही है। ये उन्होंने बोला है। राहुल गांधी के बयान पर मोदी ने बोला। वो कहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए एनडीए ने हमेशा सकारात्मक सियासत की है। 1998 की पार्टी है। आपको एक और चीज एक छोटी सी बता दें, और वो ये कि बीजेपी के अंदर एक कमाल का मंथन चल रहा है। जब ये इंडिया नाम आया तब एक तो सीधा सीधा अटैक हुआ। दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों में आप बीजेपी की तरफ से एक रणनीति देखेंगे जिसमें वो ये बोलेंगे कि आप सोचिए कि एक पार्टी या कुछ दल जो पहले यूपीए के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपने पुराने नाम को तिलांजलि दे दी और उसके बाद वो एक नए नाम के तहत आए हैं। तो उनको ये जरूरत महसूस हुई कि एक पुराना गठबंधन किसी काम का नहीं है, बेकार है, तो उसको हटाना पड़ेगा, नया नाम देना पड़ेगा। और वहीं उसको कॉन्ट्रास्ट आप करें एनडीए से, जिसने अपना 25वां वर्ष मनाया। 25th आप देखें, उस पोस्टर में भी 25 लिखा हुआ था। तो ये कॉन्ट्रास्ट आगे चल के आप देखेंगे बीजेपी जो है वो बनाने की कोशिश करेगी कि वहां एक गठबंधन टूट करके नया नाम दिया गया है और यहां एक पुराने नाम के साथ हम 25वें साल में एंटर कर रहे हैं। ये मसला अलग कि उस एनडीए में जो 1998 में बनी थी और अब की एनडीए में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि छिटक गए हैं। बहुत सारे दल तो अब ये इंडिया का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आइए आंकड़ों के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष और एनडीए अपने आप को कहां पाते हैं। और यहां हम बात करते हैं इनके जो मेन दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी। इनके बीच में लोकसभा 2019 में जब सीधा मुकाबला हुआ तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92.1% था, मतलब इतने अंकों से पास। वहीं कांग्रेस का 7.9%। इसका मतलब जहां जहां सीधा 1-on-1 मुकाबला हुआ, जिसकी अब पूरी कोशिश कर रही है विपक्ष की, एक बीजेपी के अगेंस्ट एक कैंडिडेट। तो इस ऐसे मुकाबले में अभी आपको अगला ग्राफिक दिखाएंगे, करीब 190 सीटें ऐसी थीं, 190 सीट जहां पर सिर्फ कांग्रेस थी और कोई नहीं था। और ऐसे 1-on-1 मुकाबले में कांग्रेस 15 पर थी, बीजेपी 175 पर। तो अगर 1-on-1 आज होता है तो क्या कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत पाती है आज की डेट में कि वो ये जो सीधे मुकाबले में 1-on-1 जहां पर था, जिसकी वो अब बात कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी को हरा सकती है। 2019 के आंकड़े क्योंकि कुछ और बताते हैं। अच्छा, अब बात कर लें गैर कांग्रेसी दल के, इंडिया के जो और दल हैं और भारतीय जनता पार्टी, जब उनका मुकाबला हुआ 1-on-1 में, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जिसे कहते हैं, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए करीब करीब 70%। कांग्रेस से बेहतर है स्ट्राइक रेट गैर कांग्रेसी दलों का 30.8%। यानी कि उन्होंने बीजेपी को ज्यादा कड़ी चुनौती दी 1-on-1 मुकाबले में बजाय कांग्रेस के। तो जो पूरा आंदोलन है इंडिया गठबंधन का कि हम 1 अगेंस्ट 1, एक मोदी के कैंडिडेट या एक विपक्ष के, एक सरकारी कैंडिडेट के, यानी कि एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ हम एक इंडिया का कैंडिडेट खड़ा करें, तो ऐसी कितनी सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का इस 1-on-1 कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। इन सीटों के बारे में आपको बता दें जरा स्क्रीन पर। कुल सीटें कितनी हैं जहां पर गैर कांग्रेसी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला किया? 185। यानी कि अगर आप 190 और 185 को जोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या है। और इन दोनों ही जगहों पर 1-on-1 कॉन्टेस्ट में जो विपक्ष आज करना चाह रहा है, वहां पर बीजेपी ने लोकसभा 2019 में बहुत अच्छी बढ़त हासिल की। बीजेपी को 128 मिली और बाकी दलों को कम। अब सीधे मुकाबले में अगर स्ट्राइक रेट आप देखें कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों का, तो यहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। 52.1% स्ट्राइक रेट रहा है और जो दल हैं वो 47.9% है। यानी कि अगर बीजेपी ना हो, कोई और दल हो, तो वहां कांग्रेस ठीक परफॉर्म कर लेती है, मतलब कम से कम एक लड़ाई करती हुई दिखती है। बीजेपी से सीधे मुकाबले में वो अपने आप को हारी हुई महसूस करती है। महसूस क्या, मतलब हारी गई। जब 7.9% का स्ट्राइक रेट है, अगला 92 पर बैठा है, तो आप क्या रणनीति बनाएंगे? 1-on-1 में जो खामी है वो इन आंकड़ों में, आंकड़ों के आईने में दिखाई दे रही है। इसको किस तरीके से सुधारेगी कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्षी एकता के सामने आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और आंकड़े जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं एक एक करके। अगला हम जो आपको आंकड़ा दिखाएंगे वो है सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का। जरा स्क्रीन पर उसको डालें। आपको विश्लेषण पहले दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो सीधे मुकाबले का विश्लेषण यह है कि कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। गैर कांग्रेसी दलों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। कांग्रेस का 71 सीटों पर गैर बीजेपी विपक्षी दलों से मुकाबला है। तो सिर्फ 71 सीट्स में आप 52% का स्ट्राइक रेट लेकर के क्या करेंगे? आपको बाकी जगहों पर भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, और ये तो डायरेक्ट 1-on-1 था। अब इससे जो बातें सामने निकल करके आती हैं वो ये है कि कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ 190 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दलों को अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। तब आप समझिए आप एक ऐसी स्थिति में होंगे कि आप 300 से ज्यादा, करीब 350 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट 1-on-1 मुकाबले में हराने के बारे में सोच पाएंगे। गैर बीजेपी सीटों पर मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है, क्या यह किया जा सकता है, और ये जो गठबंधन है इसकी ओर आगे बढ़ रहा है या नहीं। अब आइए बात करते हैं विपक्षी एकता की। जो मजबूत सीटें हैं उनकी परख। तो आपको सबसे पहले बताते हैं सीटें जहां विजयी दल को, ये क्या होता है मजबूत सीट, सेफ सीट जिसे कहा जाता है। सेफ सीट उसे कहते हैं जहां पर कोई भी दल जो जीता है वो 50% से ज्यादा वोटों से जीता है। तो 2019 में 543 में, यानी कि 543 में 341 सीटें ऐसी थीं जहां पर विनिंग मार्जिन 50% से ऊपर था। आप अगर 1-on-1 लड़ाई भी कर लेंगे तो भाई आप 51 अगर जीतने वाला ले आया 50% से ज्यादा, तो आप बाकी पूरा जुट जाइए, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी की बाकी दलों से स्ट्राइक रेट की। तो आइए आपको स्क्रीन पर जरा वो दिखाते हैं कि जो सेफ सीट है वहां पर क्या प्रदर्शन रहा है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 73.9। 224 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीती, 73.9। तो आप 1-on-1 मुकाबला जब करेंगे तो इस 73% से आप कैसे निपटेंगे, ये योजना विपक्ष को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इंडिया नाम रख लेने से नहीं होगा, ये चुनौती से आप कैसे निपटेंगे। यहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 52 ऐसी सीटें थी जिसमें से 18 कांग्रेस पार्टी जीती, तो 34.6% कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा इन सीटों पर। अब मजबूत सीटों की जो परख है वो आपको उसका विश्लेषण बता देते हैं। इन 341 में से भारतीय जनता पार्टी 224 पर आगे रही, और कांग्रेस और अन्य दल, यानी कि जो अपने आप को अब इंडिया कह रहे हैं, वो 117 पे थे। तो यहां पर भी लीड बीजेपी ने ली है। तो ये जो गठबंधन हो रहा है ये बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को इन 50% से ऊपर के मुकाबले में कहां पाएगा। अब आइए स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। बिहार तो एक अनोखी कहानी है जहां पर 2019 का जो एनडीए था वो तो तितर बितर हो गया, बीजेपी से जदयू अलग हो गई, एलजेपी टूट गई, लेकिन अब एलजेपी के दोनों गुट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो विपक्षी एकता का जो टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये लोकसभा 2019 के आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं कि जो दल नंबर 2 आया या सेकंड आया। तो आरजेडी 18 सीटों पर सेकंड थी, कांग्रेस 8 सीटों पर सेकंड थी, एचएएम 3 पर, वीआईपी 3 पर और आरएलएसपी 5 पर। ऐसे ही हम आपको और राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, उसके बाद फिर सीधा चर्चा पर जाएंगे। बिहार से हटके ये आपको एक और चीज बता दें, विपक्षी एकता, इसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। विपक्षी एकता का एक जटिल त्रिकोण है। एक तरफ केजरीवाल और ममता हैं जो कि अब विपक्ष की गठबंधन के साथ हैं, पर क्या वो सीट शेयरिंग पर तैयार होंगे, अपने अपने राज्यों में वो कांग्रेस और दलों को अकोमोडेट करेंगे, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। और तीसरा जो जटिल त्रिकोण है वो है तेलंगाना में केसीआर, वो तो अभी तक आया ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे दल हैं जो हम आपके हैं कौन मोड में हैं, वो साथ में ना इधर है ना उधर, तो वो किस तरफ जाएंगे ये भी देखते हुए बनेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, एक एक करके स्क्रीन पर जरा उनको दिखाएं। संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार सीएसडीएस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। और संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, नाम तो, और ये चीज आप हमेशा से कहते रहे हैं प्रोफेसर कुमार, कि एक चुनौती रहेगी विपक्ष के सामने, एकता और नो एकता, ये एक चुनौती रहेगी। आपको लगता है कि एकजुट होकर के इंडिया जैसा नाम ले आने से वो चुनौतियां कुछ कम हो गई हैं या घटी हैं, या वो अभी भी बनी हुई हैं और बरकरार हैं, और उन मुख्य मुद्दों पर अभी चर्चा होनी बाकी है? कई सवाल आपने संकेत पूछे। मुख्य मुद्दों पर अभी भी बात होनी बाकी है, और वो मुख्य मुद्दा हम सब जानते हैं, जिसकी चर्चा से अभी विपक्षी पार्टियां अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है, वो सीट शेयरिंग। जब सीटों के बंटवारे का समय आएगा, वही रियल टेस्ट है। तो उस मुख्य मुद्दे से अभी भी विपक्षी पार्टियां दूर हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या ये एकता बनने से विपक्षी पार्टियों की स्थिति बेहतर होगी? निश्चित रूप से बेहतर है। मान लीजिए सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही होती या चुनाव लड़े 2024 में, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति बिल्कुल, मुझे लगता है बीजेपी अपने 2019 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, अगर सारी पार्टियां अकेले लड़ रही होती, कोई विपक्षी गठबंधन ना हो तो। अब सवाल है, ये गठबंधन शेप ले रहा है, 2 मीटिंग हुई है, तीसरी मीटिंग की पहल हो रही है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट है। और अगर मान लीजिए ये गठबंधन शेप ले लेता है, पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बेहतर है। बीजेपी के लिए अब कड़ी चुनौती होगी। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, जो आंकड़े आपने दिखाए, तो साफ बता रहे हैं कि इन्हीं पार्टियों का 2019 में जो यूपीए था, और अब जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कैसे उनकी हैसियत जो है, पॉलिटिकल हैसियत हिंदुस्तान में बढ़ जाती है, उनके सीट शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, उनके वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन संकेत, इस बात का ध्यान रखिएगा, बीजेपी का, एनडीए का वोट बहुत नीचे नहीं गिर रहा है। वो जरूर है कि 2 पार्टियों के बारे में अनुमान लगाना अभी थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो शिवसेना हो और चाहे वो एनसीपी हो। हम लोगों ने भी कुछ अनुमान लगाया था, ये देखते हुए कि टूट के कितना किधर गया। तो मुझे लगता है कि जो एनडीए का वोट 2019 में था, उस समय का एनडीए, उसमें 44% था। और अगर आज की स्थिति देखें, आज जो एनडीए के साथ खड़े हैं वो 42% है। 2% का मामूली गिरावट होती है। और अगर यूपीए, उस समय 26% वोट थे उनके पास, 92 सीट्स थे, और जो आज का इंडिया अलायंस है वो 146 पर है, 147 पर है लगभग, और वोट उनका 34% है। तो इनको तो फायदा बहुत हो रहा है, 8-9% फायदा हो रहा है। लेकिन इनका फायदा, दूसरे का नुकसान होना जरूरी है। फायदे के बाद भी गैप बहुत बड़ा है। तो निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है, मुकाबला पहले के तुलना में कड़ा होगा, लेकिन अभी भी चुनौती बहुत है विपक्षी पार्टियों के बीच। जी, अमिताभ तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, यहां पर पूरा ध्येय इस बात पर दिया गया, पूरा जोर इस बात पर दिया गया कि 1 अगेंस्ट 1 का मुकाबला हो, यानी कि एक कैंडिडेट के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट। अब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के जो डायरेक्ट सीधा मुकाबले वाली सीटें हैं वो 190 हैं, और बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी पार्टीज जो हैं, उनकी जो सीटें हैं सीधे मुकाबले वाली, वो 185 हैं। इन दोनों को ही अगर आप मिला दें तो ये 375 होता है। और ऐसी 375 सीटों पर हमने देखा 2019 में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, गैर कांग्रेसी दलों के साथ अगर बीजेपी का मुकाबला हुआ डायरेक्ट 1 अगेंस्ट 1 में, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 65+ था, और कांग्रेस के साथ 1 अगेंस्ट 1 हुआ तो वो स्ट्राइक रेट बीजेपी का 92% है। तो ऐसे में अगर ये लोग साथ आ भी जाते हैं और 1 अगेंस्ट 1 मुकाबला होता भी है, तो इस स्ट्राइक रेट से आप क्या ही हासिल कर लेंगे? या तो एकदम माहौल बदल जाए, परसेप्शन बदल जाए, और ये आंकड़े कोई मायने ही ना रखें। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहली बात तो, बीजेपी की जो लीड थी 2019 में, वो 17-18% की लीड थी, जो कि अब आप खुद उसको 5%, 6% पे दिखा रहे हैं, जो अब नया रीअलाइनमेंट है। 40% बीजेपी वर्सेस 35-36% इंडिया अलायंस। हाँ। अब 2 ब्लॉक्स हैं, 190 का एक ब्लॉक है और 185 का एक ब्लॉक है। 190 का जो ब्लॉक है, वहां पर जो बीजेपी का लीड था इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर अगेंस्ट कांग्रेस, 15% का लीड था। और वहां पे तीसरा दल जो है, जो भी था तीसरा दल, उसका अगर एवरेज करेंगे वोट शेयर,
तो वो 4 से 5% होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑपोजिशन यूनिटी हो भी जाती है, 1 वर्सेस 1 हो भी जाता है, तो उसका कोई खास फायदा कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस को अपनी लड़ाई वहां पे खुद लड़नी है। हाँ, हालांकि एक बात जरूर है कि वहां पे 19 सीटों पे विक्ट्री मार्जिन जो था, 19 सीटों पे जो थर्ड पार्टी थी उसका जो वोट शेयर था वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा था, और उसमें से 15 सीटें भाजपा जीती थी। यानी तीसरे प्लेयर ने 15 सीटों पे खेल बिगाड़ा था कांग्रेस का। अब आ जाते हैं हम 185 सीटों के आपके डिस्कशन पे। 185 सीटों में बीजेपी का जो लीड था वोट शेयर का वो 7% का है, 7 to 8%। और वहां पे इंटरेस्टिंगली जो थर्ड पार्टी थी जो भी थी उसका एवरेज वोट शेयर 7.5-8% है। यानी यहां पे अलायंस का जोर दिखेगा। यहां पे 88 सीटों पे कांग्रेस थर्ड थी, 88 और 55 सीट्स पे जो थर्ड पार्टी का जो वोट शेयर आया था वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा था। यानी 55 सीटों पे तीसरे खिलाड़ी ने या तो बीजेपी या तो गैर कांग्रेसी दल जो थे, रीजनल पार्टीज जो थे, उनका गेम बिगाड़ा था। और यहां पे 35 सीटें भाजपा जीती थी इन 55 में से। यानी थ्योरेटिकली अगर सिर्फ इस अलायंस के बेसिस पर 35 सीटें 185 के ब्लॉक में से और 15 सीटें 190 के ब्लॉक में से अगर वोट ट्रांसफर हो जाता है सीमलेस इन विपक्षी दलों का और 1 to 1 होता है, तो 50 सीटें जो हैं वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट के दायरे में आ जाती। बिल्कुल, ये बात आपकी मैं समझ गया अमिताभ तिवारी जी, लेकिन देखिए ये तो ये मान के चलना हुआ नीरजा चौधरी, ये तो ये मान के चलना हुआ कि उधर वोट कंसोलिडेशन होगा और एनडीए के लिए नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने गठबंधन किए हैं। तो ये जो छोटा छोटा एक आंकड़ा इधर 2000, 3000, 5000 इस तरीके का कंसोलिडेशन तो एनडीए भी कर लेगी 1 against 1 में। देखिए, हर चीज निर्भर करेगी कि ग्राउंड कितना शिफ्ट किया है पिछले 5 साल में। क्या ओपिनियन एनडीए के खिलाफ हो रहा है, क्या लोग नाखुश हैं, नाखुश से नॉट गुड इनफ, नाराज हैं, आक्रोश है उनमें। बहुत चीजें उस पर निर्भर करेंगी। आज वो आक्रोश तो दिख नहीं रहा। अब सीएसडीएस के संजय जी यहाँ है, सीएसडीएस ने जो सर्वे किए थे उसमें बताया गया कि मोटा मोटा नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कायम है और भाजपा भी 1-2% बढ़ी है पॉपुलैरिटी में। बट सवाल है कि कांग्रेस 10% बढ़ी है आगे अपनी पॉपुलैरिटी में। तो कांग्रेस का एकजुट हो जाना, कर्नाटक में एकजुट होना, छत्तीसगढ़ में एकजुट होना, जो उनकी लड़ाइयाँ थी, राजस्थान में एकजुट होना, महाराष्ट्र में वो कोशिश कायम है, और भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, वो उसमें दो राय नहीं है। अब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन कई स्टेट में बहुत ही कमजोर है, उनकी मेन चुनौती वो है। पर मोटा मोटा जो कहना है वो यही है कि देखिए, अगर भाजपा खराब भी करती है प्रदर्शन तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा ही उभरेगी जैसा दिखता है, क्योंकि आंकड़े इतने आगे हैं उनके। लेकिन मुझे लगता है असली में ऑपोजिशन का जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि भाजपा को 60-70-80 सीटें नीचे ले आना ताकि मेजॉरिटी फिगर से कम हो और कोalition की जरूरत हो। अगर ऐसा होता है तो खेल ही बदल जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो, संजय सिंह जी, आपकी जरा प्रतिक्रिया जान लें। संजय सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत, आपने आंकड़े मैं जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छे दिखाए हैं, वो काफी एनालिटिकल है और काफी इंफॉर्मेटिव है। उन आंकड़ों पे अगर वो 2019 के आंकड़े हैं, अगर मान लीजिए कि उसके बेसिस पे एग्जैक्टली बहुत सारी इस पार्टी इधर से उधर गई है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उन आंकड़ों में जब हम एनालिसिस ठीक से इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो पार्टियां उधर से इधर आई हैं। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, वो 17 सीट जीती, उसके पहले नीतीश कुमार 2 सीट जीते थे। 2 से 17 का 14 से 19 में जो उनको 15 सीटों का इजाफा हुआ, वो मोदी का तस्वीर लगा करके, उनके साथ फोटो लगा करके चुनाव में जाने के कारण हुआ, वरना खुद लड़े थे तो वहां कहाँ पे थे। या शिवसेना की जो सीटें आई वो साथ में, मतलब बाला साहब ठाकरे
नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दोनों को लेकर के जाने में हुआ। तो इसमें जो मोदी का फैक्टर था वो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट था। ये जो मान लीजिए ये अभी के वर्तमान लोकसभा की स्थिति है, अगर मान लीजिए इस कुनबे के हिसाब से भी चले, मतलब अगर इसी स्टेट के हिसाब से चले, तो वो स्टेट के हिसाब से अगर अनलेस अनटिल कि कोई नेता जिसका देशव्यापी अपील हो, मान लीजिए राहुल गांधी का अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते, देशव्यापी अपील है, तो अगर उनकी तस्वीर लगा करके इंडिया जाता है या ममता बनर्जी का जाता है, तो क्या वो कहीं भी वो अपने वोट या सपोर्ट या उनकी क्रेडिबिलिटी किसी और को पार्टी को वोट ट्रांसफर कर सकती है क्या? क्योंकि ये गठबंधन जो है अभी तक इसमें से कोई ऐसा गठबंधन नहीं दिख रहा है जो दूसरे को वोट का फायदा पहुंचाए। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली या पंजाब का एक ले लीजिए, कांग्रेस की आयरनी ये है कि वो हर पार्टी जो वहां पे बैठी हुई थी बैंगलोर में या पटना में, आगे जो महाराष्ट्र में बैठेगी, मुंबई में बैठेगी, वो सारी वो पार्टियां हैं जो कांग्रेस का ही वोट लेकर के मतलब अपनी पार्टी का विस्तार किया और आज वहां पे खड़े हैं। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए या पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, लॉक स्टॉक पैरल अरविंद केजरीवाल उनके वोट को लेकर के चले गए, उनकी सीट भी लेकर के चले गए। विधानसभा में उनकी सीट 2 बार 0 आई दिल्ली में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल इतना कहे और कांग्रेस मतलब बेंट बैकवर्ड टू अकोमोडेट देम। बंगाल में क्या ममता बनर्जी मतलब सीताराम येचुरी कह चुके कि हम साथ नहीं आ पाएंगे और चलिए प्रैक्टिकली उन्होंने रूल आउट कर दिया। कांग्रेस क्या उनके साथ जाएगी तो कांग्रेस को क्या कोई इजाफा होगा? बिहार में मतलब एक सीट पिछले बार कांग्रेस को मिली थी, उसमें क्या कोई इजाफा हो सकता है? तो ये जब तक जो ये आंकड़े हैं वो दूसरे के साथ केमिस्ट्री में नहीं जाती हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी में देखिए स्टेट इलेक्शन में कई बार साथ आने से हमने देखा है कि विधानसभा के इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो बिल्कुल ही स्थिति बदल जाती है। हाँ। तो ये जो है एक तरह से कहने के लिए काफी अच्छा है। दूसरा चीज है कि नेता, कल ही आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था आपके यहाँ वो बेंगलुरु से ये कहा गया कांग्रेस के एक नेता द्वारा जो मतलब उस मीटिंग में काफी एक्टिव रोल अदा कर रहे थे कि कन्वीनर हो नहीं हो से क्या फर्क पड़ता है, कन्वीनर होने का मतलब क्या है? ये मीडिया में इतना हाइप नहीं, चलिए आप बेसिकली अंदरूनी जो मुद्दे हैं उन पर वो डिफरेंसेस और उस मतभेद को किस तरीके से मैनेज करेंगे आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्रेडिबल फेस लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है जो प्रोफेसर कुमार ने हाईलाइट की वो ये है कि अभी भी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम, उस मुद्दे पर अभी विपक्ष आया नहीं है और वो है सीट शेयरिंग। अब देखते हैं आगे चल के वो किस तरीके से ये गणित बिठाई जाएगी क्योंकि यही सबसे अहम है। पर 2019 के आईने में देख करके 2024 की क्या कोई तस्वीर सोची जा सकती है, देखी जा सकती है? एक चीज तो यहां पर सारे लोगों से बात करके समझ में आ गई है कि ये इतना आसान नहीं है कि एक नाम रख दिया और उससे सब लोग साथ आ गए। चुनौती बहुत बड़ी है विपक्ष के लिए, कैसे इससे पार पाएंगे ये देखते बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर हर रोज हजारों चालान होते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके चालान पर चालान हो रहे हैं लेकिन वो सुध ही नहीं ले रहे, वो चालान भरते ही नहीं है। कुछ मामलों में तो एक एक गाड़ी पर 100-100 चालान है और यहां गाड़ी चालकों को कोई होश ही नहीं है। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग राज्यों को पत्र लिखा है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर दूसरी तरह की कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए, एम परिवहन ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि आपके कितने चालान हैं और भर दीजिए समय से। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोज हजारों चालान करती है। चालान या तो पुलिस वाले खुद करते हैं या फिर सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए होते हैं। ज़्यादातर लोग चालान भरते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन ये आज तक चालान भरने नहीं आए। हम लोगों ने जो अपना ही एक एक्सरसाइज करी और उस विश्लेषण के तहत पाया कि करीबन 1,65,000 गाड़ियां ऐसी हैं जो जिन्होंने 20 या 20 से ज़्यादा वायलेशन किया है। ये चालान लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, लाल बत्ती या स्टॉप के संकेत पर नहीं रुकने, गलत लेन में चलने जैसे मामलों के हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 20,684 ऐसे वाहन हैं जिनके दिल्ली में 100 या उससे ज्यादा बार चालान हो चुके हैं, लेकिन इनके मालिकों ने आज तक जुर्माना नहीं भरा। 1,65,072 ऐसे वाहन हैं
जिनका 20 से ज्यादा बार चालान हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी जुर्माना नहीं भरा। इस साल 30 जून तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 चालान हुए हैं। इनमें से 5,25,220 वाहनों के 2,21,56,496 चालान बकाया हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 67,42,448 बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं या फिर सस्पेंड किए जाएं या फिर कोई और कार्रवाई हो। वैसे इनमें से ज़्यादातर गाड़ियां बाहर की हैं। वहां के महकमों को भी खत लिखे जा रहे हैं। हमने डेटा को फिल्टर किया है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हमने शेयर किया है और आगे भी हम जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वहां पर भी हम इस विषय को उठाएंगे, जिसमें कुछ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है रजिस्ट्रेशन से तहत, परमिट वायलेशन के तहत और जो लाइसेंस के तहत जो बनती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं तो ये डेंजरस ड्राइविंग भी है और साथ के साथ परमिट कंडीशंस की वायलेशन भी है और हम इसको जो है उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब कह रही है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों के 100 चालान हो चुके हैं और बार बार नोटिस देने के बाद भी वो चालान भरने नहीं आए, ऐसे लोग और उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस सड़कों के लिए खतरनाक मानती है। अब पुलिस उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कड़ी कार्रवाई करवाने में लगी हुई है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। अपना चालान जरूर भर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।